तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ यंग वंस। तो एक ऐसी दुनिया है जहाँ लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। डेली के काम भी बिना पानी के करने पर मजबूर हैं। कैसे करेंगे, क्योंकि उन्हें पीने तक का भरपूर पानी भी नहीं मिल पा रहा। लेकिन जैसा हमेशा होता है ना, अमीरों के पास चाहे दुनिया में कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उन्हें परेशानी नहीं होती। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है दोस्तों। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज ने जमीन के अंदर पानी निकालने के लिए मशीन लगा दी है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ जमीन के अंदर पानी है और उन जमीनों से जितना भी पानी निकलता है उसे शहर में सप्लाई कर दिया जाता है, जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं। लेकिन गरीब लोग बेचारे गांव में रहने पर मजबूर हैं। उन्हीं गरीब लोगों में एक होम्स परिवार भी रहता है दोस्तों, जिसमें उनके पिता अर्नेस्ट, माँ कैथरीन, बड़ी बेटी मैरी और छोटा बेटा जेरोम शामिल होते हैं। बड़ी मुश्किल से ये परिवार गांव में अपना गुजारा कर रहा था और अर्नेस्ट की काफी बड़ी जमीन भी थी, जिसमें उसके पिता खेती किया करते थे। लेकिन पानी की कमी होने की वजह से अर्नेस्ट खेती नहीं कर पा रहा। उसने सरकार से भी ये बात कही कि उसकी जमीन अभी भी फर्टाइल है, यानी कि पानी मिले तो इस पर फसल उगाई जा सकती है। लेकिन किसी को भी अर्नेस्ट की बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए अर्नेस्ट खुद ही जमीन खोद कर ट्राई करता है कि क्या पता उसकी किस्मत अच्छी हो और उसे पानी मिल जाए, जिससे उसका खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा और फसल बेचकर वो पानी की कमी को भी अपने परिवार के लिए पूरा कर लेगा। एक दिन की बात है कि अर्नेस्ट के खेत में जहां उसने पानी निकालने के लिए मशीन्स लगाई थी, वहां पर दो चोर आ जाते हैं जो उस मशीन को चुराने आए थे। और अर्नेस्ट तुरंत ही गन लेकर वहां पर पहुंचता है और चोरों को जैसे पता चलता है कि अर्नेस्ट यहाँ पर आ चुका है, वो लोग बहाना करने लगते हैं कि हम तो बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा पानी मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। पर तभी उनमें से एक चोर मौका देखकर अपने पास रखी गन निकाल लेता है और अर्नेस्ट को शूट करने लगता है। लेकिन अर्नेस्ट का पाला तो ऐसे चोरों से डेली पड़ता था, इसलिए वो तुरंत ही उनको शूट कर देता है और वो दोनों चोर वहीं पर ढेर हो जाते हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसा हाल हो गया कि पानी के लिए एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं लोग। अर्नेस्ट अपनी मशीन को चेक करने आता है, लेकिन बेचारे को पता चलता है कि यहाँ से जो थोड़ा बहुत पानी निकलता था वो भी खत्म हो चुका है। इसका मतलब कि अब उसे दूसरी जगह फिर से गड्ढा खोदकर मशीन लगानी होगी ताकि वहाँ से पानी निकाला जा सके। और अर्नेस्ट अब जेरोम के साथ वाटरमैन के पास जाता है। वाटरमैन एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों को लगाना ताकि अंदर से पानी निकाला जा सके, और ये पानी शहर में सप्लाई किया जाता है। अर्नेस्ट लोगों को शराब या खाने पीने की चीजें डिलीवर करने का काम करता है। वो शहर से सारी चीजें अपने गधे पर लाद कर लेकर आता है और इन वाटरमैन को दे देता है। उन्हीं वाटरमैन में मैक्स नाम का एक आदमी भी शामिल है, जिससे कि अर्नेस्ट की अच्छी खासी जान पहचान है। अर्नेस्ट मैक्स से कहता है कि देखो भाई, तुमने यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगाने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ से थोड़ी दूर मेरा खेत है जहाँ पानी आता था, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर बड़ी मशीन लगाने की वजह से जो थोड़ा बहुत पानी मेरे खेत को मिलता था, अब वो भी मिलना बंद हो गया है। क्या तुम अपनी बड़ी मशीनों की लाइन दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते? मैक्स कहता है कि ये तो मेरा काम नहीं है, तुम्हें बात करनी है तो हमारे बॉस से जाकर कर सकते हो। अर्नेस्ट को पता होता है कि उसका बॉस तो उसकी बात सुनने से रहा, इसलिए वो बेचारा अपना छोटा सा मुंह लेकर जेरोम के साथ घर के लिए निकल आता है। लेकिन जब इंसान की किस्मत खराब हो तो उसके साथ बुरी चीजें होने में टाइम नहीं लगता। ऐसा ही अर्नेस्ट के साथ भी होता है। वापस आते समय उसके गधे का पैर पत्थर से टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और गिरने की वजह से उसकी एक टांग टूट जाती है। बेचारा गधा प्यास से पहले ही परेशान था, टांग टूटने से उसकी और तड़पन होती है, इसलिए अर्नेस्ट उसकी तकलीफ को खत्म करने के लिए मजबूरन उसे वहीं मार डालता है। दोस्तों क्या करता है बेचारा, इसके बाद वो एक ऑक्शन हाउस में आता है जहाँ पुराने रोबोट्स को रिपेयर करके बेचा जाता है। अर्नेस्ट ऐसे ही एक रोबोट को खरीदने आया था ताकि आगे से वो डिलीवरी का काम संभाल पाए। साथ ही ऑक्शन में फेल्म नाम का लड़का भी था, रोबोट पर बोली लगाने आता है। लेकिन आखिर में अर्नेस्ट को रोबोट मिल जाता है, जिसे पाकर अर्नेस्ट और जेरोम बड़े खुश होते हैं कि चलो कुछ तो काम की चीज आई उनके हाथ में। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल आते हैं जहाँ कैथरीन रहती है, जो कुछ समय पहले एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी। कैथरीन इसलिए चल फिर नहीं पाती, इसलिए हॉस्पिटल में वायर्स के जरिए कैथरीन को रखा जाता है, जो कैथरीन को चलने में मदद करते हैं। अब देखिए, अर्नेस्ट के पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो वायर का सिस्टम खरीद कर घर पर लगा पाए, इसलिए वो और उसके परिवार के लोग हॉस्पिटल में ही कैथरीन से मिलने आ जाया करते हैं। अब हॉस्पिटल के बाहर अर्नेस्ट की मुलाकात रॉबी नाम के बंदे से होती है, जो काफी ज्यादा गरीब भी है। उसके पास तो रहने के लिए घर तक भी नहीं है, साथ ही वो दिमाग से भी थोड़ा कमजोर है। उसके पास जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो रॉबी और उसके परिवार को दे देता है, क्योंकि भले अर्नेस्ट के पास पानी की कमी हो, लेकिन बंदे का दिल बहुत बड़ा है। अब अर्नेस्ट जैसे ही घर आता है, उसके पास फेल्म पहुंच जाता है, जो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा रोबोट चाहिए, कुछ जरूरी काम है। अर्नेस्ट को पता था कि फेल्म एक बड़ा बदमाश आदमी है, वो रोबोट वापस करने में नाटक करेगा, इसलिए अर्नेस्ट रोबोट देने से साफ मना कर देता है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फेल्म और अर्नेस्ट की बेटी मैरी का एक दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। अर्नेस्ट
अर्नेस्ट ने कई बार मैरी को समझाया कि फेलम से वो दूर रहे, वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मैरी तो सुनने को तैयार नहीं होती। फेलम की वजह से वो तो अपने डैड से भी नफरत करने लगी है। अगले सीन में अर्नेस्ट एक और जगह गड्ढा खोद रहा होता है, इस उम्मीद में कि शायद वहां से उसे कुछ पानी मिल जाए, लेकिन बड़ी मशीनों की पाइपिंग के कारण आसपास का पूरा इलाका सूखा पड़ चुका था। इसलिए अर्नेस्ट को यहाँ पर भी निराशा का सामना करना पड़ता है। साथ ही गड्ढा खोदने के दौरान अर्नेस्ट जेरोम से बात कर रहा होता है। वो कहता है, मैं जब शहर में गया था वहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा जिसके बाल तो छोटे हैं लेकिन देखने में बहुत सुंदर है। तुम तो बेटा बड़े हो चुके हो, तो मैं तुम्हारी बात करवा दूं उससे। मैं नहीं जानता कि इस हालात में हम कब तक जिंदा रह पाएंगे, इसलिए हमारे पास जो भी पल बचे हैं उन्हें हमें अच्छे से जी लेना चाहिए। ऐसे ही बाप बेटे आपस में बात करते हुए कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बढ़िया तरीके से बिताते हैं। इसके बाद अर्नेस्ट जैसे ही घर आता है, मैरी उससे कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए डैड, मैं फेलम के साथ जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत घुटन हो रही है। अर्नेस्ट कहता है कि घुटन हो रही है, मैंने बचपन से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, सब कुछ देने की कोशिश की तुम्हें, और फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैरी आगे से जवाब देती है और कहती है कि हम यहाँ पर जी नहीं रहे, सरवाइव कर रहे हैं और मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। अर्नेस्ट के लाख समझाने पर भी जब मैरी नहीं मानती तो अर्नेस्ट मैरी को एक कमरे में बंद करके खिड़कियों पर कीले लगा देता है ताकि वो फेलम से मिलने ना जा पाए। अब अर्नेस्ट जैसे सप्लाईज देने के लिए शहर जाने वाला होता है तभी उसको पता चलता है कि रॉबर्ट गायब है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, वो परेशान हो जाता है। वो समझ चुका था कि ये काम तो फेलम के अलावा कोई दूसरा कर नहीं सकता। वो वहाँ से तुरंत वाटरमैन के पास आता है ताकि उनसे पूछ सके कि क्या फेलम यहाँ पर आया था। पर वहाँ जाते ही मैक्स और बाकी वाटरमैन्स मिलकर अर्नेस्ट पर धावा बोल देते हैं और जमकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। उनका कहना होता है कि तुमने हमारी सप्लाईज चुराई, जो हमारी मेहनत की कमाई थी, जिसे तुमने शायद कहीं और बेच दिया होगा। अर्नेस्ट कहता है कि अरे ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तो खुद यहाँ तुमसे पूछने आया था कि क्या फेलम मेरा रोबोट लेकर यहाँ आया था, लेकिन उल्टा तुम लोग मुझे ही मार रहे हो। अब अर्नेस्ट ये समझ चुका था कि जरूर फेलम ने शहर में मेरे बदले सप्लाईज ले ली और उसे वाटरमैन्स को देने के बजाय चुराकर कहीं और लेकर चला गया। इसलिए दोस्तों जैसे तैसे वाटरमैन से पीछा छुड़ाकर फेलम को ढूंढने के लिए वो निकल जाता है, जो उसे मिल भी जाता है। साथ ही अर्नेस्ट का शक भी सही था, उसने ही सप्लाईज चुराई थी जिसे वो बड़े आराम से खा पी रहा था। इसलिए अब अर्नेस्ट गन पॉइंट पर लेकर फेलम को डरा देता है और उसे वाटरमैन के पास लेकर जाने लगता है बांधकर, ये बताने के लिए कि सप्लाईज मैंने नहीं फेलम ने चुराई थी। आगे बढ़ते हुए दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे, साथ ही साथ अर्नेस्ट का पानी भी खत्म हो चुका था। इसलिए दोस्तों फेलम अर्नेस्ट को बहकाने की कोशिश करता है कि मैंने सप्लाईज की थोड़ी शराब पी ली थी और थोड़ी बची हुई है, मेरी मानो तो बची हुई शराब हम दोनों आधी आधी बांटकर पी लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा वाटरमैन क्या करेंगे, मुझे मारेंगे ही ना, लेकिन अगर हमने नहीं पी तो हम तो वैसे भी प्यास से जरूर मर जाएंगे। इस पर अर्नेस्ट मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो फेलम को रस्सियों से आजाद करता है फेलम उस पर हमला बोल देता है। अर्नेस्ट का मार खाने की वजह से काफी ज्यादा खून बहने लगता है। इसके बाद तो फेलम बाकी सारी शराब अर्नेस्ट के मुंह में जबरदस्ती डाल देता है ताकि जब वाटरमैन उसे देखें तो उन्हें यकीन हो जाए कि अर्नेस्ट ने ही सप्लाईज चुराई थी और उसी ने उनकी शराब पी ली। इतना ही नहीं, फेलम अर्नेस्ट को मारकर रॉबर्ट के साथ रस्सियों से बांध देता है ताकि दुनिया को लगे कि रॉबर्ट ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर अर्नेस्ट पर हमला बोल दिया, जिससे उसकी जान चली गई। और ऐसा होता भी है, बेचारा अर्नेस्ट मारा जाता है और सभी लोगों को लग रहा था कि रॉबर्ट ने अर्नेस्ट की जान ले ली। अगले सीन में जेरोम अपने पिता को खोने के बाद बहुत उदास बैठा होता है। वो गुस्सा सारा अपना रॉबर्ट पर उतार कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसने भी ये मान लिया था कि रॉबर्ट ने ही उसके डैड की जान ली है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तभी वहाँ पर फेलम आता है जो बोलता है कि रॉबर्ट को तोड़कर क्या मिलेगा, ये आगे चलकर हमारे काम आएगा, इसलिए इसको तोड़ो मत, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे परिवार को संभाल लूंगा, मैं तुम्हारा और मैरी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं फेलम मैक्स के पास आकर कहता है मुझे पानी की पाइपलाइन चाहिए ताकि उसकी मदद से मैं अर्नेस्ट की जमीन पर खेती कर सकूं। मैक्स कहता है कि मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ, जो तुम कहोगे और मैं कर दूंगा। तो फेलम उससे कहता है कि अच्छा तुम्हें मानना पड़ेगा। वो उसका चाकू दिखाते हुए कहता है कि ये चाकू तो याद है ना तुम्हें, उस दिन जब सप्लाईज के लिए तुम लोगों ने अर्नेस्ट पर हमला किया था तब ये चाकू अर्नेस्ट ने तुमसे ले लिया था और मुझे ये चाकू उसकी बॉडी के पास मिला जिसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। सभी जानते हैं कि मरने से एक रात पहले सप्लाईज को लेकर तुम्हारी और उसकी लड़ाई हुई थी। तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं जाकर सभी को ये बात बता दूं कि लड़ाई के दौरान मैक्स अर्नेस्ट को नहीं मार पाया, लेकिन अगले दिन जब उसे मौका मिला तो उसने अर्नेस्ट को मार दिया और इल्जाम रॉबर्ट पर डाल दिया। ये सुनकर मैक्स घबरा जाता है और फेलम की बात मानते हुए कंपनी से छुपाकर एक सीक्रेट पाइपलाइन
अर्नेस्ट के खेत में चालू करवा देता है, जिससे दोस्तों खेत को पानी मिलना शुरू हो जाता है। सभी बड़े खुश होते हैं कि यहाँ पर फिर से खेती हो सकेगी। डेली हल जोतता ताकि फसल उगा सके। देखते ही देखते उसकी मेहनत रंग ला जाती है और खेतों में चारों तरफ फसल उगने लग जाती है, जिसे देखकर जेरोम और बाकी सभी लोग बड़े खुश होते हैं। साथ ही फैलम और मैरी रिलेशनशिप में भी थे, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इसलिए उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी से फैलम बड़ा खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये भी याद आ रहा था कि ये सब अर्नेस्ट का था, जो उससे मैंने छीन लिया। आज वो जिंदा होता तो ना ही मैरी से उसकी शादी होती, ना ही ये खेत उसे मिलते। और उसके मरने के बाद फैलम ने उसकी सारी चीजों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन ये इंसान यहाँ पर भी नहीं रुकता। अभी आप देखिए ये कितना गिरता है। अगले दिन बैंक से कुछ कर्मचारी आते हैं, जो फैलम के पैरों तले जमीन खिसका देने वाली बात उसको बताते हैं कि जिस जमीन पर तुम्हारी फसल उगी है, उस जमीन को अर्नेस्ट ने गिरवी रखा था। वो तो मर गया, इसलिए अभी जमीन बैंक की होती है और इसमें जो फसल उगी है वो भी बैंक के पास ही जाएगी। फैलम कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी जब यहाँ पर फसल नहीं उगी थी, और अगर तुम पहले बता देते तो मैं कोई और जमीन देख लेता। लेकिन बैंक वाले नहीं मानते। वो कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अगर पैसे नहीं मिले तो इस जमीन को तुम भूल जाना। इतना कहने के बाद वो चले जाते हैं। फैलम सोचता है अर्नेस्ट ने तो जमीन तक गिरवी रख रखी है, अब मैं पैसों का बंदोबस्त कैसे कर पाऊंगा। अब फैलम जेरोम से कहकर रोबोट ले जाने लगता है और वो उससे कहता है कि मैं रोबोट को बेचने जा रहा हूँ ताकि इससे मिले पैसों से बैंक वालों का उधार चुका पाऊँ। लेकिन दोस्तों फैलम शरीफ आदमी नहीं था। वो रोबी के पास आता है। वो उसे बहाने से साथ में ले जाता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त करता हूँ। इसलिए रोबी अपने बच्चे को लेकर फैलम के साथ चला जाता है, लेकिन फैलम के पापों का घड़ा भरा नहीं है। वो धोखे से बेचारे रोबी के बच्चे को बेच देता है, जिससे मिले पैसों को वो बैंक को दे देगा। अब इसकी खबर जैसी ही रोबी को लगती है, वो फैलम से झगड़ा करने लगता है। लेकिन जहाँ पर फैलम ने बच्चे को बेचा था, वहाँ पर झगड़ा वगैरह करने का कोई रोल नहीं था। बच्चा बिक गया तो डील कभी नहीं टूटेगी, इसलिए वो बदमाश लोग रोबी को शूट करके मार देते हैं। साथ ही फैलम को भी शूट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि फैलम ने रोबी की परमिशन से उसके बच्चे को बेचा है। इसलिए फैलम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। साथ ही वो रोबोट को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उसे जेरोम को भी तो बताना था कि ये पैसे बच्चे को बेचकर नहीं बल्कि रोबोट को बेचकर आए हैं। अगले सीन में बैंक को पैसे देने की वजह से जमीन फिर से फैलम की हो जाती है, तो वहीं रोबोट आगे बढ़ते हुए अपने ओरिजिनल ओनर के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। क्योंकि जब वो बदमाश लोग फैलम और रोबी को शूट कर रहे थे तो कुछ गोली रोबोट को भी लग गई थी, जिससे हुआ ये कि रोबोट की डिफॉल्ट सेटिंग ऑन हो गई और इसलिए वो अपने ओरिजिनल ओनर के पास जा रहा है, जो कि शहर में रहता है और ओनर का नाम है कैल्विन। वो जैसे ही उस रोबोट को देखता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये किसका रोबोट घूमकर वापस मेरे पास आ गया। उस रोबोट पर दोस्तों अर्नेस्ट का नाम लिखा हुआ था, इसलिए कैल्विन रेडियो के जरिए अर्नेस्ट से संपर्क करने की कोशिश करता है ताकि वो आए और अपने रोबोट को वापस लेकर जाए। जेरोम तो जैसे ही रेडियो को ऑन करता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि फैलम ने तो कहा था कि उसने रोबोट को बेच दिया। अब ये कैल्विन बता रहा है कि रोबोट उसके पास है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अगर कैल्विन के पास रोबोट है और वो उसे वापस देना चाहता है तो कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, मैं जाकर उसको ले लेता हूँ। अगले दिन जेरोम को रोबी की पत्नी दिखाई देती है, जो रोबी और उसके बच्चे के वापस न आने पर सदमे में जा चुकी थी। वो एक गुड़िया लेकर रवि और अपने बच्चे के आने का इंतजार करती है और इस चीज को देखकर जेरोम को लगता है कि जरूर कुछ तो बात है जो फैलम छुपा रहा है। जिसके बाद वो शहर के बॉर्डर पर आता है, लेकिन 18 साल से कम होने की वजह से गार्ड्स उसे शहर में जाने नहीं देते। तब वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम एना है। वो जेरोम से कहती है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शहर भिजवा सकती हूँ, वो भी बहुत कम पैसों में। जेरोम जैसे ही एना को देखता है तो उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो वैसी होती है जैसे उसके डैड ने बताया था कि एक छोटे बालों वाली लड़की है जो बहुत सुंदर है और वो उससे उसकी शादी करवाना चाहते थे। तो जेरोम उससे अर्नेस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन वो तो जानती नहीं है अर्नेस्ट को। जेरोम भी आगे कुछ नहीं कहता और उसके बाद वो जेरोम को शहर तक जाने वाली सामान की गाड़ी में छुपाकर बैठा देती है और उसकी मदद से जेरोम शहर पहुंच जाता है। और शहर आने के बाद जेरोम कैल्विन से मिलता है, जो उसका रोबोट वापस कर देता है। रोबोट को जो गोलियां लगी थी कैल्विन ने उसे भी रिपेयर कर दिया था, साथ ही उसने रोबोट की सेटिंग भी सही कर दी थी। तब जेरोम जैसे ही रोबोट को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो कैमरा लगा हुआ है, जो कि लेजर बीम की मदद से वीडियो रिकॉर्ड करता है। वीडियो साफ रिकॉर्ड तो नहीं होता, लेकिन इतनी क्लियर जरूर होती है कि उसे देखा जा सके। और तब तक उन वीडियो में जेरोम को अर्नेस्ट के साथ बिताए हुए पल दिखाई देते हैं, जिन्हें रोबोट ने रिकॉर्ड कर लिया था। उन्हीं वीडियो में दोस्तों वो वीडियो भी होती है जब फैलम ने अर्नेस्ट को मार दिया था
और रस्सी से बांधकर उसे रोबोट के साथ जोड़ दिया था। इसी चीज को देखकर जैरम को एकदम से सदमा लगता है। उसे सच्चाई का पता चल चुका था कि उसके डैड का मरना कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि फैलम की सोची समझी साजिश थी। इसलिए वो रोबोट को लेकर वापस घर आ जाता है और आते ही फैलम को ये नहीं बताता कि उसको सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि अगर मैरी को मालूम पड़ा कि ये सब फैलम ने किया है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। इसलिए जैरम एक प्लान बनाता है। वो फैलम से कहता है कि मैंने रेडियो पर सुना कि रॉबी तुम्हें बुला रहा है। अब ये सुनकर फैलम परेशान कि रॉबी तो मर चुका है, ये कौन सा रॉबी बुला रहा है। इसलिए वो कहता है कि शायद वो कोई दूसरा फैलम होगा जिसके लिए वो रॉबी बोल रहा होगा। प्लान फेल होता देखकर जैरम एक लेटर लिखता है फैलम को, ताकि फैलम को ऐसा लगे कि ये लेटर रॉबी ने भेजा है और वो उसे उसी जगह पर बुला रहा है जहाँ पर अर्नेस्ट को मारा था। लेटर देखकर फैलम समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे वहाँ पर जाकर देखना ही पड़ेगा कि क्या बात है। इसलिए वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने अर्नेस्ट को मारा था। आगे बढ़ते हुए उसे जमीन पर बना हुआ गड्ढा नहीं दिखाई देता और गलती से वो उस गड्ढे में गिर जाता है जहाँ गिरने से उसका पैर टूट चुका था और वो मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तब वहाँ पर जैरम गन लेकर आता है। उसे इतने गुस्से में देखकर फैलम समझ जाता है कि जैरम को सब कुछ पता चल चुका है और ये सारा प्लान जैरम का ही था। वो जैरम को बहलाते हुए कहता है कि देखो जो हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने तुम्हारा और तुम्हारी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा हुआ है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैरी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन जैरम उसकी एक नहीं सुनता और सीधे फैलम को शूट करके मार डालता है। इसके बाद वो रोबोट की मेमोरी भी इरेज कर देता है ताकि कभी मैरी ये सब कुछ देख ना पाए। वो नहीं चाहता कि मैरी कभी फैलम का सच जाने। कुछ दिन गुजर चुके थे। फैलम के घर में ना आने पर मैरी बहुत परेशान होती है। जैरम कहता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं था, तुम्हें वो छोड़कर भाग गया। और ये सुनकर मैरी एकदम उदास हो जाती है और अपने दिल से फैलम के लिए प्यार खत्म कर देती है और वो उससे नफरत करने लगती है। जैरम ने बड़ी शांति से अपना बदला ले लिया। इसके बाद जैरम और मैरी घर चलाना शुरू करते हैं क्योंकि खेत उन्हें मिल चुका था। उस फसल को बेचकर वो पैसे जमा करेंगे ताकि अपनी मॉम को हॉस्पिटल से घर लेकर आ सके। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नई है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।